उन एफपीओस को जिन्होंने अच्छा कार्य किया उन्हें सम्मानित करवाया, उन पैक्स को, उन कोऑपरेटिव बैंक्स को जिन्होंने अपना अच्छा व्यवसाय किया है, उन सभी को यहां पे सम्मानित करवाया है। एक अच्छी पहल है और अच्छा होता कि उनको 1-2 मिनट उनके भाषण यहां पर उनकी सक्सेस स्टोरी पर भी होने चाहिए थे, जिससे अन्य लोग भी उस दिशा में कार्य करते हुए, क्योंकि उनके जीवन की सक्सेस स्टोरी इस पूरी कहानी को एक नई गति दे सकता है, एक नई ऊंचाई दे सकता है। उन्होंने जमीनी धरातल पर, आपने देखा होगा, कसिया मिल्क प्रोड्यूसर, दिव्यांग जनों का मिल्क कलेक्शन का एक प्रोड्यूसर है ग्रामीण क्षेत्र में। अलग विषय है कि कसिया हमारे कृषि मंत्री जी का क्षेत्र रहा है, वो भी उनको नहीं पहचान पा रहे थे। मैंने कहा ये आपके क्षेत्र का, मैं वही परिचय करा रहा था। अगर मंच पर उनको उनकी सक्सेस स्टोरी के लिए कि दिव्यांग जनों को थोड़ा सा प्लेटफॉर्म मिले, हमारे अन्नदाता किसानों को, प्रगतिशील किसानों को, एमएसएमई सेक्टर में कार्य करने वाले कारीगर और हस्तशिल्पियों को, सहकारिता के प्रति रुचि रखने वाले हमारे जितने भी उस क्षेत्र के योद्धा हैं, इनको थोड़ा भी हम प्रोत्साहित करें तो एक अच्छी प्रोग्रेस हम कर सकते हैं। और उनकी सक्सेस स्टोरी आज यहां पे जब मुझे अपने दोनों वरिष्ठ साथियों, कृषि मंत्री जी के साथ में और वित्त मंत्री जी के साथ में उन्हें सम्मानित करने का अवसर प्राप्त हो रहा था, मैं उनसे ही पूछ रहा था कितना आपका टर्नओवर है, कितना आप कमा पाते हैं। और सभी का बहुत एक अच्छा कार्य उन लोगों ने किया है। हमें इस बारे में थोड़ा ध्यान रखना होगा कि सरकार की नीयत साफ है। आपने देखा होगा, अगर हम पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में सोचते हैं, आज भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहा है। पहली बार देश के अंदर आजादी के बाद कोऑपरेटिव एक मंत्रालय के रूप में कार्य कर रहा है। एफपीओस को हर एक स्तर पर प्रोत्साहन मिल रहा है। महिला स्वयंसेवी समूह को आपने अभी देखा होगा, इस बार के यूनियन बजट में लखपति दीदी को सी मार्ट के रूप में अब उनके ग्रामीण क्षेत्र में जो भी प्रोडक्ट उनके द्वारा वहां तैयार किया जाता है, उसको मार्केट से लिंक करने के लिए सी मार्ट की स्थापना की जाएगी। यह भी आज इस बार के यूनियन बजट में प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से केंद्रीय वित्त मंत्री जी ने घोषित किया है। अनेक प्रोत्साहन इस दिशा में प्रारंभ हुए हैं और परिणाम है कि थोड़ा सा गाइड और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ तो ये सभी सेक्टर तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और उसी का परिणाम है कि आज भारत दुनिया के अंदर तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित करने में सफल हुआ है। बहनों और भाइयों, यही प्रोग्रेस की स्थिति देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य का है। हमें याद करना होगा, यह प्रकृति और परमात्मा की विशेष अनुकंपा है कि जो नियम देश के अंदर, दुनिया के अंदर भारत पे लागू होते हैं, वही चीज भारत में यूपी पे लागू होते हैं। एकदम वही परिस्थितियां हैं, वही परिस्थितियां हैं। 17 के पहले यूपी की स्थिति क्या थी? कहां थे हम? न विकास था, न रोजगार था। प्रदेश के अंदर कोऑपरेटिव सेक्टर में वे लोग हावी थे जो जहां का सबसे बड़ा माफिया था वो उसमें हावी था। कोऑपरेटिव सेक्टर चौपट। 16 जिला सहकारी बैंक, रिजर्व बैंक ने उन्हें डिफाल्टर घोषित कर दिया था और बंदी का आदेश कर दिया था।
और आज ये 16 में से 15 प्रॉफिट में आ गए हैं, 16वें को भी प्रॉफिट में लाया जा रहा है। टैक्स की संख्या बढ़ी है, हमने उनके टर्नओवर को बढ़ाया है, उनकी क्रेडिट की सीमा को बढ़ाया है और खाद वितरण के कार्य के लिए सहकारिता विभाग ने थोड़ा मैन पावर की शॉर्टेज की है, लेकिन उसको पूरा भर देते तो देश के अंदर सबसे अच्छा फर्टिलाइजर वितरण का काम उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है और होता है। कृषि और सहकारिता मिलकर के उस कार्य को कैसे आगे बढ़ाई, थोड़ा सा प्रयास हुआ, आज वही सहकारिता फिर से एक नए आंदोलन अभियान के रूप में आगे बढ़ चुका है। यानी सरकार की नीयत साफ हो तो उसके परिणाम भी स्पष्ट दिखाई देते हैं। एमएसएमई सेक्टर की क्या स्थिति थी? यूपी के अंदर पलायन कर चुके थे, हस्तशिल्पी निराश था, कारीगर हताश था, एमएसएमई सेक्टर बंदी के कगार पर था, वीरानी थी। सरकार ने उसको थोड़ा सा प्रोत्साहन दिया, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के रूप में हमने यूपी के अंदर उसको प्रोत्साहित किया। आज यूपी के अंदर, यूपी देश का पहला राज्य है जो अपने यहां एमएसएमई सेक्टर को 5 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा का कवर देता है। 96 लाख एमएसएमई यूनिट यूपी के अंदर कार्य कर रहे हैं। 3 करोड़ परिवार आजीविका के लिए इसी सेक्टर पर निर्भर कर रहा है, क्योंकि यह तब संभव हो पाया जब सरकार ने उसकी ब्रांडिंग की 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के रूप में, उसको टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा, उसकी ब्रांडिंग की, मार्केट से जोड़ा, पैकेजिंग के साथ जोड़ा, डिजाइनिंग के साथ जोड़ा। आज परिणाम है हम सबके सामने। इस एक्सपोर्ट के बाद हमारे वित्त मंत्री भी कर रहे थे, कुल 84,000 करोड़ का यहां से यूपी के अंदर कुल एक्सपोर्ट होता था। आज इसकी संख्या बढ़ करके 1,86,000 करोड़ का हो चुका है। पूरे देश के अंदर ये अपने आप में एक ब्रांड बन चुका है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी दुनिया के अंदर जाते हैं तो एमएसएमई से जुड़े हुए, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट से जुड़े हुए किसी प्रोडक्ट को ही दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों को गिफ्ट के रूप में देते हैं। बहनों और भाइयों, एफपीओज की क्या ताकत है? हम लोगों ने पिछले 4-5 वर्षों से यूपी ट्रेड शो का आयोजन करना प्रारंभ किया है ग्रेटर नोएडा में, और इसमें गत वर्ष में देख रहा था सबसे अच्छा सराहा गया था वो था यूपी के एफपीओज को। यूपी के एफपीओज जितना अच्छा काम कर रहे हैं, अभी मैं बाहर भी प्रदर्शनी लगी हुई थी वो देख रहा था। यानी हर एक सेक्टर में कुछ ना कुछ नया हुआ है, चाहे वह महिला स्वयंसेवी समूह हो, एफपीओज हो, एमएसएमई सेक्टर हो या कोऑपरेटिव का सेक्टर, हर एक सेक्टर की जो संभावनाएं थी उन संभावनाओं को आज एक नई उड़ान मिली है। और हमारा मानना है, अभी मैंने पिछले दिनों स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी की बैठक भी की थी। आज से 8-9 वर्ष पहले यूपी के अंदर जो हमारा क्रेडिट डेबिट रेशियो था, सीडी रेशियो था, यह मात्र 43% था। आज ये बढ़कर के 61% हुआ है और मैंने टारगेट दिया है कि इसको हर हाल में इस वित्तीय वर्ष यानी 31 मार्च तक 62% पहुंचाना है और 26-27 वित्तीय वर्ष के लिए इसका टारगेट 65% का भी दे दिया कि 65% तक इसको लेके जाना है। मैंने 2025 में जब एसएलबीसी की बैठक की थी तब यह 56% था, और उस समय जब मैं देख रहा था
तो उस समय हमारे 7 जनपद ऐसे थे जहां पे 40% का सीडी रेशियो था, उनमें प्रयागराज भी था, अयोध्या भी था। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रयागराज और अयोध्या 40% से ऊपर में आ चुका है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हमारे अब 40% से ऊपर आ चुके हैं। केवल 3 जनपद हैं, 3-4 जनपद हैं जो 40% से नीचे हैं, उसमें भी हम तेजी के साथ कार्य करने जा रहे हैं। और मैंने बैंकर्स से इस बारे में अपील की थी कि वे थोड़ा शर्तों को रिलैक्स करें, सपोर्ट करें, एक पॉजिटिव भाव आना चाहिए। लेकिन यह तभी हो पाएगा, सेमिनार का मतलब अच्छा है, उद्घाटन सत्र आपने किया, छोटे छोटे समूह बनाकर ट्रेनिंग दीजिए एफपीओज को, किस सेक्टर में वो काम करना चाहता है, मास्टर ट्रेनर तैयार करके उनको ट्रेनिंग और फिर बैंक से उसका लिंक कर दिया जाए। लोन कम करें, हमने किया है उत्तर प्रदेश के हमारे लघु और सीमांत किसानों के लिए। सहकारिता के फील्ड में जब उनको लोन दिया जाता था 11% उनसे इंटरेस्ट लिया जाता था, बैंक उनका घाटे पे था क्योंकि या पैसा उनका डूबता था। हमने कहा भी इसको कम करो, आज कोऑपरेटिव में उसको कम किया है। अब हमने कहा कि भाई प्रयास होना चाहिए कि हम 5 से 6% में उनको किसानों को लोन उपलब्ध करवाएं, शेष गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी उसको। आप देखना लघु और सीमांत किसान को आसान किस्तों में अगर लोन मिलेगा तो वह तेजी के साथ अपने यहां निवेश भी करेगा, खेती में पैसा लगाएगा। दूसरा, यह आवश्यक नहीं कि जैसी परिस्थिति देश के अंदर अन्य राज्यों में है निवेश की, खेती में लागत की, उतना यूपी भी करे। यूपी में उतनी लागत नहीं आएगी, कम आएगी। और कृषि मंत्री जी का भी ध्यान में आकर्षित करना चाहूंगा, यूपी में कम आएगी, इसलिए कम आएगी क्योंकि यूपी देश ही नहीं दुनिया का पहला ऐसा क्षेत्र है जहां पर 86% लैंड हमारे पास सिंचित है, सिंचित भूमि है या सिंचाई की बेहतर सुविधा है। सबसे ज्यादा लागत बीज में, सिंचाई में और किसी एक तकनीक को अपनाने में किसान खर्च करता है। इतनी अच्छी फर्टाइल लैंड, अच्छा बीज उपलब्ध करवा दें, समय पे बीज उपलब्ध हो जाए, सिंचाई के साधन हैं, तो उसकी लागत अपने आप ही कम आ जाती है। अन्य जगहों में सिंचाई की लागत ज्यादा है, हमारे यहां तो किसान, ज्यादातर किसान 40% किसान हमारा ऐसा है जो किसान ट्यूबवेल पे निर्भर करता है। 16 लाख ट्यूबवेल ऐसे हैं जो बिजली से चलते हैं, उन सबको हम, उन सभी किसानों को फ्री में बिजली दे रहे हैं। नहरों से होने वाली सिंचाई, यह सिंचाई फ्री में है। यानी हम ज्यादातर फ्री में देते हैं और इसके साथ ही लगभग 1 लाख किसानों को सोलर पैनल भी दे रखे हैं। मैंने वित्त मंत्री से कहा है कि भाई प्रयास करना चाहिए कि हम इन सभी किसानों को जो ट्यूबवेल से सिंचाई करते हैं इनको अगर सोलर पैनल दे दें और सोलर पैनल के माध्यम से कोई एक अच्छी व्यवस्था आगे बढ़ा दें तो उनको भी आसान होगा और गवर्नमेंट को भी आसानी होगी। हमें उस दिशा में प्रयास करना चाहिए। ट्रेनिंग के कार्यक्रम को जोड़ना पड़ेगा छोटे छोटे स्तर पर। मास्टर ट्रेनर करिए, कृषि विज्ञान केंद्रों को जोड़िए, कृषि विश्वविद्यालयों को अपने साथ जोड़िए, कोऑपरेटिव को अपने साथ जोड़िए और ये लोग फिर इनको टारगेट दीजिए कि भाई ट्रेनिंग आप कराइए, हमारा एक मास्टर ट्रेनर आपके साथ रहेगा, एफपीओज की ट्रेनिंग हो, किस सेक्टर में, वहां की संभावनाएं क्या हैं, बैंकर्स इसके साथ जुड़े, अपना सीएसआर का पैसा इसमें लगाए। याद रखना उससे आपका बिजनेस भी बढ़ेगा, बैंक का भी बिजनेस बढ़ेगा।
नाबार्ड को, रिजर्व बैंक को, अन्य बैंकर्स को इसके साथ जुड़ना पड़ेगा। गवर्नमेंट उसमें सपोर्ट करने को तैयार है। और आज यूपी के अंदर प्रयास जो प्रारंभ किया गया, परिणाम क्या है? जो यूपी बीमारू राज्य था, आज वो देश का रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के साथ ही भारत की इकोनॉमी का ब्रेक थ्रू बन करके भारत की इकोनॉमी को एक मजबूती प्रदान कर रहा है। आप याद करिए ना, आज से 10 वर्ष पहले यूपी का शेयर भारत की इकोनॉमी मात्र 8% रह गया था। आज हम 9.5% तक पहुंचे हैं। यूपी भारत के अंदर सबसे बड़ी आबादी का राज्य था। हमारे आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 99, राष्ट्र सबसे पहले।